हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। टेक्निकल स्टडी जोन इस यूट्यूब चैनल में हम लोग इसरो, डीआरडीओ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से हम लोग CITS यानी कि इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का जो सेमिस्टर का क्वेश्चन पेपर था, तो उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो पिछला 2 वीडियो है जिसके ऊपर एक मशीनिस्ट के ऊपर है, मशीनिस्ट के क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिस्कस किए हैं। एक किए हैं फिटर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिस्कस किए थे। तो फिटर पार्ट 1 में टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज 26 क्वेश्चन से हम लोग 50 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन है ये फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सब क्वेश्चन आपको CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फॉर हार्डर मटेरियल द एंगल ऑफ ड्रिल इज। कठिन सामग्री के लिए ड्रिल का कोण इंक्रीज बढ़ता है, कीप्ड एट 115 115 पर रखा जाता है, डिक्रीज घटता है। ये पॉइंट एंगल हैज़ नथिंग टू डू विथ टाइप्स ऑफ मटेरियल। बिंदु कोण को सामग्री के प्रकार के साथ कुछ नहीं करना है। तो अगर आपका ड्रिल अगर हार्ड मटेरियल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसका पॉइंट एंगल क्या होता है? उसका जो पॉइंट एंगल होता है कठिन सामग्री के लिए, तो पॉइंट एंगल जो होता है हमारा इंक्रीज होता है कठिन सामग्री के लिए, हार्डर मटेरियल के लिए, ठीक है। तो इंक्रीज हमारा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग का बोल रहा है, फॉर हाउस होल्ड वायरिंग एंड स्मॉल यूनिट्स द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड फॉर सेफ्टी मेजर। घरेलू तारों घरेलू तारों और छोटी इकाइयों के लिए निम्नलिखित का इस्तेमाल सुरक्षा उपाय के लिए किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, MCB, OCB और ACB। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हाउस होल्ड वायरिंग के लिए MCB। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। फोर्जिंग इज डन व्हेन मेटल इज इन डैश स्टेट। फोर्जिंग किया जाता है जब धातु डैश अवस्था में होता है, इलास्टिक, सॉलिड, प्लास्टिक, लिक्विड। यानी कि प्रत्यास्थ, ठोस, प्लास्टिक, तरल। तो फोर्जिंग के लिए हमारा जो मेटल होना चाहिए सॉलिड यानी कि ठोस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। पावर कंजम्पशन इन DC आर्क वेल्डिंग इज। DC आर्क वेल्डिंग में बिजली की खपत होती है। तो ऑप्शन है वेरी डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट, गणना करना बहुत मुश्किल है। मोर देन द पावर कंजम्पशन इन AC आर्क वेल्डिंग, AC आर्क वेल्डिंग में बिजली की खपत से ज़्यादा। लेस देन द पावर कंजम्पशन इन AC आर्क वेल्डिंग, AC आर्क वेल्डिंग में बिजली की खपत से कम। सिमिलर टू द पावर कंजम्पशन इन AC आर्क वेल्डिंग, AC आर्क वेल्डिंग में बिजली की खपत के समान। तो DC आर्क वेल्डिंग में बिजली की खपत होती है मोर देन पावर कंजम्पशन इन AC आर्क वेल्डिंग, AC आर्क वेल्डिंग में बिजली की खपत से ज़्यादा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। पार्ट प्रोग्रामिंग मिस्टेक कैन बी अवॉइडेड इन। पार्ट प्रोग्रामिंग
का जो गलतियां है डैश में बचा जा सकता है। ठीक है, डैश में बचाया जा सकता है। तो ऑप्शन है CNC कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल्स, NC न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल्स, बोथ, वन और टू, और नॉन ऑफ दिस। तो आपका पार्ट प्रोग्रामिंग का जो गलतियां है वो CNC यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल्स में बचाया जा सकता है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूमेटिक चक इज यूज्ड व्हेयर। न्यूमेटिक चक का उपयोग किया जाता है जहाँ व्हेयर द टाइम टेकन फॉर प्रोडक्शन इज वेरी हाई, जहाँ उत्पादन के लिए जाने वाले समय बहुत अधिक होता है। मास प्रोडक्शन के लिए बड़े पैमानों पर उत्पादन किया जाता है। स्मॉल बैच प्रोडक्शन इज डन, छोटे बैच उत्पादन किया जाता है। नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो न्यूमेटिक चक जो होता है हमारा मास प्रोडक्शन यानी कि बड़े पैमानों पर उत्पादन के लिए किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, रेनॉल्ड्स नंबर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। रेनॉल्ड की संख्या को डैश के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। इंटीरियर फोर्स टू विस्कस फोर्स, जड़ता बल और स्थान बल। उसके बाद इंटीरियर फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, जड़ता बल और गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद विस्कस फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, स्थान बल और गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद विस्कस फोर्स टू इलास्टिक फोर्स, स्थान बल और प्रस्थास्थ बल। तो प्रत्यास्थ बल, तो आंसर होगा रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है इंटीरियर फोर्स टू विस्कस फोर्स यानी कि जड़ता बल और स्थान बल की अनुपात होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स इज नेसेसरी। धातुओं का ताप उपचार आवश्यक है। हीट ट्रीटमेंट्स मेटल में जो हम लोग करते हैं तो किसके कारण किया जाता है? टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, धातु की शक्ति बढ़ाने के लिए। टू मेक द स्टील रस्ट प्रूफ, इस्पात का जंग सबूत बनाने के लिए। टू मेक गुड अपीयरेंस ऑन कंपोनेंट, घटक पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। टू प्रोड्यूस सर्टेन डिजायर प्रॉपर्टी, कुछ वांछित गुणों का निर्माण करने के लिए। तो हीट ट्रीटमेंट जो होता है हम लोग टू प्रोड्यूस सर्टेन डिजायर प्रॉपर्टीज यानी कि कुछ वांछित गुणों का निर्माण करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34, द फंक्शन ऑफ द पेडेस्टल ग्राइंडर इंक्लूड्स। पेडेस्टल ग्राइंडर का कार्य में शामिल है शार्पनिंग ऑफ काटिंग टूल, काटने का उपकरण को तेज करना। नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। रफ ग्राइंडिंग, खुरदरा ग्राइंडिंग, बोथ वन और टू। तो आपका सही आंसर होगा शार्पनिंग द काटिंग टूल को शार्पन करने के लिए, और रफ ग्राइंडिंग करने के लिए। तो बोथ आंसर आपका सही होगा, बोथ वन और टू। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सरफेस रफनेस ऑन ए ड्राइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय। एक ड्राइंग पर खुरदरापन सतह को डैश के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। स्क्वायर, वर्ग, सर्कल, वृत्त, जिगजैग लाइन, जिगजैग रेखाएं, और ट्रायंगल, त्रिभुज। तो सरफेस रफनेस जो है हम लोग डिनोट करते हैं ड्राइंग में ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के द्वारा। जैसे N1 टू N12 तक जो हम लोग त्रिभुज यूज करते हैं उसका बारे में बोल रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, द वर्क स्पीड फॉर सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग वेरीज फ्रॉम। बेलनाकार ग्राइंडिंग के लिए कार्य की गति डैश तक बदलती है। तो 20 to 30 मीटर पर मिनट,
10 to 20 मीटर पर मिनट, 5 to 10 मीटर पर मिनट, 40 to 60 मीटर पर मिनट। तो सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग में जो हमारा वर्क स्पीड होता है वो 20 to 30 मीटर पर मिनट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, द ग्राइंडिंग ऑफ लॉन्ग सिलेंडर शैफ्ट्स और बार इज यूजुअली डन बाय। लंबे पतले शैफ्ट या बारों की ग्राइंडिंग आमतौर पर डैश से किया जाता है। इनफीड ग्राइंडिंग, थ्रू फीड ग्राइंडिंग, एंड फीड ग्राइंडिंग, एनी ऑफ दिस। तो लॉन्ग सिलेंडर शैफ्ट और बार के लिए हम लोग यूज़ करते हैं थ्रू फीड ग्राइंडिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, द मोस्ट पॉपुलर चाक यूज्ड ऑन ए सरफेस ग्राइंडर इज। एक सतह ग्राइंडर पर इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय चाक है। त्रिज्या चाक, मैग्नेटिक चाक, हाइड्रोलिक चाक, न्यूमेटिक चाक। तो हम लोग आमतौर पर यूज़ करते हैं जो सरफेस ग्राइंडर में वो होता है हमारा मैग्नेटिक चाक। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, द सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील्स आर डिनोटेड बाय द लेटर्स। नरम ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील को निम्न अक्षरों द्वारा चिन्हित किया जाता है। A to H, A to P, I to P, Q to Z। तो हमारा सॉफ्ट ग्रेड होगा A to H और मीडियम ग्रेड जो हमारा होता है I to P। ठीक है, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड जो होता है हमारा Q to Z। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द पर्पस ऑफ रैचेट इन माइक्रोमीटर इज। माइक्रोमीटर में रैचेट का उद्देश्य है टू इम्पार्ट ब्लो मोशन, ब्लो गति इम्पार्ट करने के लिए, टू लॉक ए डायमेंशन, एक आयाम लॉक करने के लिए, टू टेक केयर ऑफ वायर ऑफ स्क्रू थ्रेड्स, स्क्रू चूड़ी के घिसने का ख्याल रखना, टू मेंटेन सफिशिएंट एंड यूनिफॉर्म मेजरिंग प्रेशर, पर्याप्त और समान मापने वाले दबाव को बनाए रखने के लिए। तो माइक्रोमीटर में जो रैचेट स्टॉप होता है हम लोग का पीछे में लगा होता है, तो वो होता है टू मेंटेन सफिशिएंट एंड यूनिफॉर्म मेजरिंग प्रेशर, पर्याप्त और समान मापने वाले दबाव को बनाए रखने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजिंग स्टील इज टू। सामान्यीकृत स्टील का उद्देश्य है, स्टील में नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है? इंक्रीज द टफनेस एंड रिड्यूस द ब्रिटलनेस। यानी कि आपको टफनेस इंक्रीज करना और ब्रिटलनेस जो है भंगुरता उसको कम करना है। उसके बाद रिमूव इंड्यूस स्ट्रेस, यानी कि निहित तनावे हटाना। उसके बाद इम्प्रूव मशीनेबिलिटी, मशीन योग्यता में सुधार। सॉफ्टेन द स्टील, स्टील को नरम करना। तो नॉर्मलाइजिंग हम लोग करते हैं रिमूव इंड्यूस्ड स्ट्रेस, निहित तनावे हटाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, द हेलिकल ग्रूव्स which extend to the full length of the body are called। हेलिकल खांचे जो ड्रिल बॉडी की पूर्ण लंबाई तक विस्तारित होती है। तो हमारा ऑप्शन है फ्लूट्स, कटिंग एज, लिप्स, मार्जिन। तो हमारा जो फ्लूट्स होता है वो हेलिकल खांचे होता है जो ड्रिल बॉडी की पूर्ण लंबाई तक विस्तारित होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 43, द टर्म वायर रिंगिंग इज एसोसिएटेड विथ। शब्द रिंगिंग जो होता है
हमारा डैश से संबंधित होता है। ठीक है, तो देखिए एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, स्लिप गेज, शैंक एंड कॉलेट्स ऑफ ए ड्रिल और रैक एंड पिनियन। तो रिंगिंग जो प्रोसेस होता है हम लोग का स्लिप गेज का, ठीक है, तो यहाँ पे जो एसोसिएट जो होता है संबंधित होता है स्लिप गेज से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, द मेथड ऑफ ग्राइंडिंग यूज टू प्रोड्यूस इंटरनल सिलिंड्रिकल होल्स एंड टेपर्स इज। आंतरिक बेलनाकार छिद्र और टेपर बनाने के लिए प्रयुक्त ग्राइंडिंग की विधि है। ठीक है, इंटरनल सिलिंड्रिकल होल्स एंड टेपर करने के लिए सरफेस ग्राइंडिंग, सतह ग्राइंडिंग, एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, बाहरी बेलनाकार ग्राइंडिंग, फॉर्म ग्राइंडिंग, इंटरनल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग यानी कि आंतरिक बेलनाकार ग्राइंडिंग। तो हम लोग का इंटरनल सिलिंड्रिकल होल एंड टेपर करने के लिए कौन सा ग्राइंडिंग यूज करते हैं? इंटरनल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग यानी कि आंतरिक बेलनाकार ग्राइंडिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, द टफनेस इन स्टील is increased and brittleness is decreased by a heat treatment operation is called as। स्टील में टफनेस बढ़ जाती है, ठीक है, और भंगुरता जो है एक ताप उपचार ऑपरेशन के द्वारा कम हो जाती है। तो उसको क्या कहलाता है? ठीक है, टफनेस जो होता है हमारा इंक्रीज होता है और ब्रिटलनेस जो होता है भंगुरता कम हो जाता है, तो उसको कहते हैं टेस्ट हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग। तो टेम्परिंग में क्या होता है हमारा, जिसमें ब्रिटलनेस को इंक्रीज टफनेस को इंक्रीज करता है और ब्रिटलनेस को डिक्रीज करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, द टूल लाइफ इंक्रीजेस विथ। औजार की लाइफ डैश के साथ बढ़ता है। इंक्रीज इन साइड कटिंग एज एंगल, डिक्रीज इन नोज एंगल, डिक्रीज इन साइड रेक एंगल, डिक्रीज इन बैक रेक एंगल। तो टूल लाइफ जो हमारा इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन साइड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज को बड़ा एंगल को बढ़ाने में हम लोग का टूल का जो लाइफ है वो बढ़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सेफ्टी डिवाइस इन मशीन्स। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मशीन में सुरक्षा डिवाइस के रूप में किया जाता है? फेल सेफ, सुरक्षा असफल होना, सेफ्टी इंटरलॉक्स, सुरक्षा इंटरलॉक, लिमिट स्विचेस, ऑल ऑफ दिस। तो हमारा जो सेफ्टी डिवाइस जो होता है, ठीक है, मशीन में सुरक्षा डिवाइस के रूप में, तो वो जो होता है कौन किसका उपयोग करते हैं हम लोग? फेल सेफ का उपयोग करता है, सेफ्टी इंटरलॉक्स का उपयोग करते हैं और लिमिट स्विचेस का उपयोग करते हैं। तो हमारा ऑल ऑफ दिज जो ऑप्शन है सभी विकल्प, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, द फॉलोइंग क्लास ऑफ फायर ऑकर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। बिजली के उपकरण में आँख की निम्न श्रेणी होती है। तो क्लास ए फायर हमारा जो इलेक्ट्रिकल फायर होता है, क्लास ए फायर, क्लास सी फायर, क्लास बी फायर, ऑल ऑफ दिस। तो इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स हम लोग का जो आग लगता है, तो उसको हम क्लास सी फायर के अंदर रखते जो है वर्ग सी आग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय व्हिच इट कैन रोल्ड इनटू शीट इज कॉल्ड। मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी रहने से उसको रोल करके एक सीट के आकार में यूज़ कर सकते हैं? एक सामग्री का वो गुण
जिससे इसे शीट में रोल किया जा सकता है, तो उसे क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, प्लास्टिसिटी, मेलेबिलिटी यानी कि लचीला लचीला योग, या फिर डक्टिलिटी आघात वर्धनीयता। तो मेलेबिलिटी जो हमारा होता है, किसी भी स्टील को रोल करके उसको सीट के आकार में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा लचीला योग्य जो होता है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राइंडिंग व्हील इज फ्लडेड विथ कूलेंट इन ऑर्डर टू। ग्राइंडिंग व्हील को डैश के लिए शीतलक से फ्लड किया जाता है। हम लोग का कूलेंट दे के उसको भर देते हैं, ठीक है। तो क्यों, किस कारण से हम लोग ग्राइंडिंग व्हील में कूलेंट देते हैं? क्लीन द व्हील, व्हील को साफ करने के लिए। क्लीन द जॉब, जॉब को साफ करने के लिए। रिमूव द चिप्स, चिप्स को हटाने के लिए। रिमूव द हीट, ताप निकालने के लिए। तो हम लोग जो ग्राइंडिंग व्हील में कूलेंट यूज़ करते हैं, रिमूव द हीट, ताप को निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आज का हम लोग का टोटल 50 क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट्स में आप बोल सकते हैं आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। नहीं तो हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो आएगा टर्नर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर, ठीक है। हम लोग का भी सेमेस्टर 1 का जो है ये टॉपिक चल रहा है। और अगर आपको पीडीएफ का जो वीडियो का जो पीडीएफ है, ये अगर आपको चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये मार्च महीने में हुआ था डीजीटी का सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम पेपर। तो चलिए आज के लिए इतना ही।